राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के हालात भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बाद काफी गंभीर बने हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के फेमस पर्यटन स्पॉट पटनी टॉप में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ की जा रही उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ भी शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति अब कम हो गई है। दोनों देशों ने संघर्ष विराम का पालन किया है। स्थिति सामान्य होने के बाद सीमावर्ती गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान बंद किए गए सभी 32 हवाई अड्डों को फिर से खोला जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हालात सोमवार को सामान्य होते नजर आए, जहां आम जनजीवन हमेशा की तरह शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम है, मगर ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कोडीन पाउडर रखने के आरोप में राजस्थान के 48 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। इस परियोजना के साथ दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बताया गया है कि इस सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद विधानसभा परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार नई परियोजनाओं की शुरुआत कर रही है और उन पर तेजी से काम भी हो रहा है। उन्होंने इस पहल को राजधानी को हरित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। दिल्ली सरकार रोजाना नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, उन पे काम चल रहा है। आपने पीछे पालम गांव में जो हमने नया ग्रिड शुरू किया था वो भी आपने देखा, और आज जो दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से 500 किलोवाट का हमने सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत की है, हमारा ये लक्ष्य है कि पूरी दिल्ली में सौर ऊर्जा का एक नया नेटवर्किंग शुरू हो। हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या सरकारी बिल्डिंग हो, हर एक के ऊपर सोलर प्लांट लगे, ताकि दिल्ली जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होकर के अपनी ग्रीन एनर्जीज़ को डेवलप कर सके। और जिस तरीके से बढ़ती हुई बिजली की खपत दिल्ली में है, आज की डेट में 9000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत दिल्ली को होती है, और फ्री बिजली की देने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपनी बिजली बना पाएंगे, आप अपना बिजली का उपयोग भी करेंगे, उल्टा सरकार को वापस भी दे पाएंगे। तो इस पूरी नेटवर्किंग में दिल्ली अग्रसर है। शुरुआत हमने दिल्ली सरकार की ओर से की है, तो हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता प्रेरित होकर के आगे बढ़े। हर बिल्डिंग के ऊपर सौर ऊर्जा का पूरी तरीके से उपयोग हो। दिल्ली ग्रीन दिल्ली बने, दिल्ली क्लीन दिल्ली बने। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले की जो सरकारें थी वो कहती थी काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो जिक्र फिक्र जिक्र में लगे रहते थे, काम नहीं हो पाते थे। अब दिल्ली की जनता ने जो अधिकार सरकार को दिया है काम करने का, उसके निमित्त हर रोज हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं दिल्ली को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री को बौद्ध भंते द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बोध गया के बोध वृक्ष, आनंद बोधि वृक्ष तथा श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाए गए बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना कराई गई। मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्मृति पार्क स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेषों की पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और ध्यान किया।
साथ ही मुख्यमंत्री ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर विश्व शांति के लिए मंगल कामना की तथा राज्य एवं देश की सुख समृद्धि एवं अमन चैन की कामना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने विपश्यना केंद्र जाकर वहां की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और ध्यान भी किया। विपश्यना केंद्र के संचालकों ने विपश्यना केंद्र के निर्माण एवं वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, सांसद संजय कुमार झा, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, पटना की महापौर सीता साहू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े, पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नगर आयुक्त अनिमेश परासर, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारीगण, बौद्ध भंते एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 के अंतर्गत राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिम्नास्टिक के मुकाबले जोर शोर से शुरू हो गए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के जूनियर आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन किया और कई राज्यों के जिम्नास्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस वजह से कई राज्यों के खिलाड़ियों को रिजर्व में भी रखा गया है। पूरे आयोजन में करीब 20 राज्यों के 170 से अधिक जिम्नास्ट भाग ले रहे हैं। वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट के वॉल्टिंग टेबल इवेंट में महाराष्ट्र, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक की जिम्नास्ट ने अपने प्रदर्शन से क्वालिफाई किया। इस इवेंट में खिलाड़ियों की गति, संतुलन और नियंत्रण देखते ही बनता था। वहीं वुमेन यूनिवन बार्स के क्वालिफिकेशन राउंड में दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा की जिम्नास्ट ने अगले चरण में अपनी जगह पक्की की। इन खिलाड़ियों ने अपनी कलात्मक और तकनीकी कुशलता से निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया। मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्ट के स्टील रिंग्स इवेंट में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल के जिम्नास्ट ने अगले चरण में प्रवेश किया। खिलाड़ियों की ताकत और संतुलन ने इस स्पर्धा को बेहद रोमांचक बना दिया। वहीं फ्लोर एक्सरसाइज में यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड और केरल के जिम्नास्ट ने दमदार प्रदर्शन किया। इस इवेंट में जहां एक और प्रदर्शन में लय और गति का तालमेल अहम रहा, वहीं शारीरिक लचीलापन भी निर्णायक कारक बना। पोमेल हॉर्स इवेंट में दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के जिम्नास्ट ने बेहतरीन संतुलन और फुर्ती के दम पर अगले राउंड में जगह बनाई। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में लड़कियों के 4 और लड़कों के 6 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं, जो 10 से 14 मई तक चलेंगे। इन 5 दिनों में देश के कोने कोने से आए युवा जिम्नास्ट अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिनेश कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और कहा कि इन युवा जिम्नास्ट की लगन और मेहनत देखकर लगता है कि भारत का खेल भविष्य बेहद उज्जवल है। खेलो इंडिया जैसे आयोजन इन प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बहुत जरूरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जिम्नास्टिक के ये मुकाबले न सिर्फ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं, बल्कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी भी है। जिस तरह से खिलाड़ी उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग ले रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में मुकाबले और भी अधिक रोमांचक होने वाले हैं। गोरखपुर नगर निगम द्वारा करोड़ों की लागत से बने नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं 16 वार्डों के लिए एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी और बुजुर्गों को डे केयर सेंटर के जरिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वासियों को शुभकामना दी। नगर निगम गोरखपुर में अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर एवं सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में नगर निगम के सभी पार्षदगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को 2 महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है
कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सके, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र, नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में, वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ एक गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए, अब यह जो केंद्र है इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है, एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की उपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों का आभार जताया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते वे गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने दुनिया को एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की निर्णायक कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते
एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पहलगांव आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान गई, जिससे देश आक्रोशित है। सरकार ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी और कांग्रेस हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन ट्रंप के ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आदरणीय साथियों, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारी वीर सेना ने जिस प्रकार साहस और संकल्प के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरे राष्ट्र के लिए यह गर्व का पल था। हमारे जवानों ने 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्धों में
भारत की अखंडता को बचाया। 1971 में इंदिरा जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आज भी हमारी सेना उसी जज्बे के साथ सीमा पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब देश में संकट आया, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को पीछे रखा और राष्ट्रहित को प्रथम स्थान दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया, आज भी वह बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। इस नारा देकर उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। 1971 में इंदिरा जी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। आज भी हमारा वही संकल्प है। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। हमने इंदिरा जी से सीखा है, दुश्मन से बातचीत की मेज पर जब बैठें तो कमजोरी नहीं ताकत दिखाएं। 1971 में 93,000 पाक सैनिकों को घुटने टिकाए, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने झुके नहीं। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए। संविधान बचाओ रैली जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को स्थगित किया गया ताकि देश में एकजुटता का संदेश जाए। हमने जय हिंद यात्रा निकाली, जिससे सेना का मनोबल बढ़े और जनता के बीच जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। हमने सरकार से कहा, चाहे जितना बड़ा संकट आए, कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली, जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की मुहिम। यह यात्रा सेना की वीरता को याद करते हुए समाज में मेलजोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का माध्यम भी बनी। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अब हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। अल्मोड़ा स्थित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास द्वारा श्री पीठम स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। साथ ही उन्होंने देवी स्वरूपा कन्याओं के चरण धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी सनातन संस्कृति की समृद्ध परंपराओं में से एक है, जो नारी को देवी के रूप में देखती है। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन न केवल हमारे मन को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमें हमारी महान धर्म परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ते हैं। उपस्थित सभी भक्तगण, माताएं, बहनें और सभी हमारे युवा नौजवान साथी, पत्रकार मित्र,
छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज प्रमुख हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिक उत्सव की आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे हर वर्ष यहाँ पर सहभागी होने का, सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिलता है। निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर एक नई ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती है। मैं आज प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में धर्म ध्वजा का पूजन, माँ राजेश्वरी का अभिषेक और हमारी कन्या पूजन जैसा शुभ कार्य आज यहाँ पर पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से हम सभी के हाथों से संपन्न हुआ। साथ ही मुझे ये सौभाग्य प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। सच में पुण्य की प्राप्ति का इससे अच्छा स्थान बाबा जी के सानिध्य में मुझे दूसरी जगह कहीं दिखाई नहीं देता। भाई बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, आज उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के सभी प्रबंधकगण, सभी इसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले और यहाँ से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसका प्रयास अनर्थक रूप से अभूतपूर्व है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यह आश्रम जहाँ एक और हमारे राज्य के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का भी महान कार्य कर रहा है। अभी बाबा जी ने मुझे बताया, यहाँ पर हिंदुत्व से लेकर तमाम प्रकार के जो नैतिक जीवन में होने वाले आने वाले ऐसे हमारे नौनिहालों के जीवन को एक तरह से आगे मार्ग दिखाने का काम इस माध्यम के माध्यम से होता है, जो हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक प्रदेश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आश्रम हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव की जीती जागती मिसाल है, जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ की समृद्ध सनातन संस्कृति को दुनिया आत्मिक शांति और आस्था की शांति से परिचित करवाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की इस महान सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और उत्तराखंड के चारों धामों पर बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक एवं प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। एक सर्किट बनाकर काम किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों तक पहुंचने के लिए जितने भी सड़क मार्ग हैं उन मार्गों को और कनेक्टिविटी से जोड़ने का मजबूती से काम किया जा रहा है। जहां हमारे भारत सरकार के मंत्री भी, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अभी पिछले 4 दिन पहले ही हमने भारत सरकार में बैठक की थी और अनेक सड़कें और अनेक जो हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी प्रोजेक्टों को सहमति भारत सरकार के स्तर पर मिली है। मैं इसके लिए भाई अजय टमटा जी का भी, नितिन गडकरी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।